नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं के लगातार हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बहुत सारे है ना। उसी क्रम में हम लोगों ने जो हमारा जो चैप्टर था आयु, जो बुक्स के हिसाब से तीसरा चैप्टर है ना, उसको हम लोगों ने बड़े अच्छे से कंप्लीट किया है। बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे प्रश्नावली के सवाल लेकर के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आयु के अगले चैप्टर सारणी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम सारणी को लेंगे, सारणी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और इसको हल कैसे करते हैं, है ना। उसमें कुछ प्रगुण वगैरह आगे जो है चर्चा करेंगे, है ना। तो आज की जो लेक्चर है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है, सारणी होता क्या है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने पूरा पिछला पिछला वीडियो देखा होगा, है ना, उसको अच्छे से समझा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप सारणी को भी अच्छे से समझिएगा, है ना। इंग्लिश में बोले तो डिटर्मिनेंट्स। चलो देखते हैं। जैसे आपके पास सारणी का जो उपयोग है मुख्यतः समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता है ना। चलो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है एक समीकरण a1x प्लस b1 इक्वल टू है आपका 0, समीकरण नंबर फर्स्ट, है ना। दूसरा है a2x प्लस b2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2, है ना। यहाँ पर दो समीकरण है ना। सारणी के हिसाब से इसको हल किया जा सकता है। तो यहाँ से सारणी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है देखना, है ना। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं, किसका मान, x का मान, तो कहाँ से, समीकरण 1 से, है ना। आप सोच रहे हो कि a1 और b1 क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये केवल क्या है, दो क्या है, वेरिएबल है ना। मतलब वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसकी जगह क्या हो सकती है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 माइनस कुछ भी, यहाँ पर हम कुछ भी मान रख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है 11वीं में 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कीजिए तो ऐसी टाइप से ये दो समीकरण हो सकते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये और ये बदल सकता है, इसलिए मैं उसको a1 और b1 के रूप में लिखा हूँ, है ना। तो समीकरण 1 से क्या आएगा, a1x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का b1, या यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का b1 बटे का a1, ये कितना आएगा, समीकरण नंबर 3 आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा, a2x प्लस b2 इक्वल टू कितना है, 0, यहाँ से कितना आएगा, x की वैल्यू माइनस का b2 बटे में a2, समीकरण नंबर 3, है ना। जो क्या आया, यहाँ से x का मान कितना आया, माइनस b1 अपॉन a1, और यहाँ से x की वैल्यू कितना है, माइनस b2 अपॉन में a2। अब देखो समीकरण 2 में लेफ्ट में क्या है, x, सॉरी 3 में, और 4 में भी कितना है, x है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, इसके, मतलब क्या होगा, ये है ना, यहाँ से कहाँ से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा, इसके बराबर में ये, मतलब माइनस का b1 अपॉन a1, है ना, ओके, इक्वल टू कितना, माइनस b2 अपॉन में a2, माइनस का b2 अपॉन में a2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखना, है ना, ये और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, b1 a2 माइनस, है ना, कितना, a1 b2, है ना, इक्वल टू में जैसे तो क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा, a1 b2 इक्वल टू b1 a2, इसको इधर लाओ तो क्या आएगा, a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल टू कितना, 0, है ना। तो ये क्या बन जाता है आपका एक, है ना, अपना ये क्या बन जाता है, एक समीकरण के रूप में बन जाता है। तो इसको अगर हम लोग सारणी के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें, सारणी के रूप में, तो कैसे बनेगा देखना, है ना, a1 ये वाला a1 और उसके नीचे क्या आएगा, b1, उसके बाद a1 के बगल में क्या आएगा, a2, और b1 के बगल में कितना आएगा, b2 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, मतलब कैसे, a1 b2 है, मतलब a1 b2, उसके बाद क्या है आपका माइनस, उसके बाद b1 a2, b1 का a2, है ना। तो इसको अगर हम इस रूप में व्यक्त करें तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है आपका,
सारणिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है ना। ये जो सिंबल लिख रहा है उसके अंदर ये अवयव है, तो ये टोटल क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है ना। तो सारणिक क्या होता है? इसको अगर हम इस रूप में व्यक्त करें तो ये क्या कहलाएगा आपको? सारणिक। तो A1 B2 माइनस B1 A2 है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम किसके लिए देखें, 3x3 के लिए अगर देखें, सॉरी 3, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और है ना, तो ये आपका सारणिक है ना। सिंबल ऐसे रहेगा जैसे है आपका, जैसे A1x प्लस B1 y प्लस C इक्वल टू 0। C1 ले लेते हैं इसको, चलो। इसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। ये आपके पास 3 समीकरण है ना। तो जब इसको सारणिक के रूप में इसको व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, C1 C2 C3 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? तो इसको अगर हमको सारणिक रूप में व्यक्त करना है तो हम ऐसे व्यक्त करेंगे, है ना। अभी हम लोग केवल सारणिक व्यक्त कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं। उसके बाद क्या सीखेंगे हम लोग? इसको हल कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इसी प्रकार मान लेते हैं कि हमारे पास है आपका, हाँ यहाँ तक आपको समझना है तो क्या आपको ना अधिकतम 3 तक का आपको समझना है ना। XYZ तक का ही समझना है तो आप यहीं तक समझ सकते हो इसको। तो अब इसके बाद आता है आपका क्या? पंक्ति। जैसे हम लोग आयु में पढ़े हैं सेम वैसी पंक्ति क्या रहता है ना। जो क्षैतिज जो अवयवों का जो समूह है A1 A2 A3, ये क्या कहलाता है? पंक्ति। और ये क्या कहलाता है आपका, है ना, क्या कहलाता है? स्तंभ कहलाता है ना, जैसे हम लोग आयु में पढ़े हैं। क्लियर? तो इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलो, अब हम लोग जो अवयव पढ़े हैं, है ना, उसमें क्या पढ़े हैं कि ऐसा भी कोई अवयव हो सकता। अवयव का चिन्ह कैसे रहता है? ऐसे। और सारणिक का चिन्ह ये हो गया अवयव, सारणिक का चिन्ह ऐसे रहेगा, है ना। तो जो क्या है आपका अवयव, उसमें क्या था? ऐसा हो सकता है अवयव 1 2 3 4 5 6, अवयव ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन सारणिक हमेशा क्या रहेगा? सारणिक में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी, है ना। तो जैसे किसी अवयव में, इसको नोट कर लीजिएगा, किसी सारणिक में, किसी सारणिक में यदि, है ना, क्या है? m पंक्ति व m स्तंभ हो, है ना, तो उस सारणिक की कोटि, उस सारणिक को m कोटि का, कितने का? m कोटि का सारणिक, सारणिक कहते हैं। क्योंकि देखो सारणिक में क्या है? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल होती है। तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे? जितने पंक्ति उतने क्या होंगे उसमें? स्तंभ होंगे। तो अगर किसी भी सारणिक में m नंबर में क्या है? पंक्ति और m नंबर में स्तंभ है, तो कितने कोटि का सारणिक बोलेंगे? m कोटि का। जैसे ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने पंक्ति हैं? 3। और कितने स्तंभ है? 3। इसको कितने कोटि का बोलेंगे? 3 कोटि का सारणिक। लेकिन अगर यही आव्यूह रहे तो, यही अगर आव्यूह रहे तो 3x3 कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3x3 का कोटि बोलेंगे। लेकिन सारणिक है तो केवल 3 कोटि का बोलेंगे, है ना, तीसरे कोटि या 3 कोटि का बोलेंगे। समझ आया आपको? जैसे एक सारणिक है आपका, जैसे आपका एक सारणिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 2 1 1 1, है ना। ये अगर कोई सारणिक है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? देखो 4 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो इसको बोलेंगे 4 कोटि, है ना। क्या बोलेंगे? 4th ऑर्डर का क्या है? एक, है ना, डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, ओके।
ये हो गया आपका सारणी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब सारणी को हल कैसे करते हैं देखते हैं, है ना। जैसे आपका एक सारणिक है A1 A2 B1 और ये B2, है ना। तो ऐसा अगर आपको दिया हुआ इसको हल कीजिए करके, तो आप क्या करोगे, पहले इसका गुना इसके साथ करोगे, है ना। इसका गुना इसके साथ क्या करोगे, पहले करोगे, उसके बाद इसका गुना इसके साथ करोगे, है ना। लेकिन बीच में क्या लगाओगे, ये दूसरा गुना रहेगा, तो इसका गुना इसके साथ करेंगे, क्या आएगा A1 B2। अब बीच में लगाना है क्या, माइनस, उसके बाद B1 A2, क्या लगाना है B1 A2, और बराबर में अगर जीरो है तो जीरो, और नहीं है तो आप इतना ही लिखोगे। समझ आया आपको कैसे सॉल्व करना है। ये कितने के लिए है, ये कितने ऑर्डर का है, 2 कोटि का है ना, 2 कोटि का है ये सारणिक। याद रखना इसको 2 क्रॉस 2 कोटि नहीं बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे, 2 कोटि का। तो आप ये बता सकते हो कि अगर कोई सारणिक है उसकी कोटि 2 है तो उसमें कितने अवयव होंगे, 2 कोटि है मतलब उसमें 2 पंक्ति होंगे और 2 स्तंभ होंगे, तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो कितना रहेगा 4। तो जितने कोटि का है ना, जैसे 2 कोटि का है तो क्या करोगे, 2 गुना 2 करोगे, है ना। 3 कोटि का है तो 3 गुना 3 मतलब 9 अवयव मिलेंगे, और इसमें 4 अवयव। अगर 4 कोटि का है तो 4 गुना 4 मतलब 4 चौक 16 अवयव मिलेंगे उसमें। क्लियर ना, ऐसा तो ऐसा आप समझ सकते हो। चलो ये हो गया आपका सारणिक को हल कैसे करते हैं इसके बारे में, है ना। अब मुख्य अवयव, सारणिक के अवयव क्या होंगे, जो सारणिक में जो लिखा होगा, है ना, अंक या जो भी है एक्स वाई जेड जो भी है ना, वो क्या कहलाएंगे, उसके अवयव कहलाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारणिक के अवयव हैं। इसमें कितने पंक्ति, 3 पंक्ति और 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। क्लियर ना। तो एक छोटी छोटी बात है, अगर आप आयु को पढ़े हो तो आसानी से समझ में आएगा, है ना। मैं आयु का लेकर पहले अपलोड कर दें, इसलिए इसको सरसरी तौर पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे विकर्ण हो गया, इसको भी आप जानते हो, जैसे आयु में पढ़े हो, विकर्ण के अवयव, है ना, विकर्ण के अवयव। ये क्या होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 4 5 6, है, ये क्या है आपका एक सारणिक है। तो ये जो है 2 और 6, ये क्या कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव। तो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है यहाँ पर, 2 और 6 है ना। ओके, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा, इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, पहला तो देखो जो त्रिकोणमिति है उसका पूरा फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। सारणिक हल करना है, अगर आपको सारणिक को अगर क्या करना है, हल करना है ना, तो पहला आपको बताना चाहिए त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले, त्रिकोणमिति के सूत्र, है ना, सभी सूत्र याद होना चाहिए जो आप लोग कक्षा 11वीं में या कक्षा 10वीं में पढ़े हो, है ना। मेरे ख्याल से 10वीं का तो यूज होना ही होना है। अब अगर 11वीं में जो एक्स्ट्रा जो सूत्र है ना, उसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है दूसरा, समीकरण जो हल करते हो आप लोग, समीकरण हल करना। जैसे बीच के पद को तोड़ करके ऐसे तोड़ते हैं कि पहले और अंतिम वाले के गुणनफल हो, जैसे क्योंकि 10वीं में गुणनखंड में जो सीखे हो ना, x² + 3x + 4 = 0, इसको सॉल्व कीजिए वाला, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना मतलब आना चाहिए, है ना। और है आपको एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, तीसरा है आपका ओमेगा, ओमेगा का, ओमेगा के बारे में, है ना। ओमेगा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। ओमेगा में बता देते हैं इसके बारे में, ओमेगा क्या होता है ना। ये जो है ना क्या होता है, रूट्स है ना, क्या है, एक रूट्स है, क्या किसका जो घात 3 होता है ना, उसके लिए रूट्स जब निकालते हैं, इसका ओमेगा का एक स्पेसिफिक मान होता है, -1 ± √3 है समथिंग कुछ, है ना। ये कुछ मान होता है जो आप लोगों को आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको केवल ये जानना है, क्या जानना है, 2 सूत्र, कौन सा, 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0, ये आपको पहला सूत्र याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है ओमेगा की घात 3 बराबर में 0, ये आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। चलो अब हम लोग कुछ सारणिक लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, देखो इसको मैं पूरे डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा हूँ, है ना, अच्छे से, क्योंकि ये अच्छे से आप आसानी से समझ जाओगे अगर आप लोगों ने आयु का लेक्चर अच्छे से देखा है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, है ना।
मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमको? इसका cos थीटा sin थीटा, माइनस में है, ये भी है आपका sin थीटा और ये है आपका cos थीटा। हमें इसका मान निकालना है ना। तो कैसे करते हैं सारणी को हल? पहले इसका गुना इसके साथ करेंगे, तो cos तो गुना cos से, मतलब cos थीटा गुना cos थीटा, बीच में लगाएंगे क्या? माइनस, है ना। अब क्या? ब्रैकेट, sin थीटा का गुना माइनस sin थीटा, तो क्या आएगा? sin थीटा इंटू माइनस का sin थीटा, है ना। तो cos थीटा और cos थीटा कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस, देखो sin थीटा और sin थीटा कितना आएगा? sin स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस, तो प्लस का cos स्क्वायर थीटा, और इसका सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा ये? टोटल 1, है ना। त्रिकोणमितीय सूत्र ये होता है, आपको अच्छे से पता ही है ना। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। आज का जो लेक्चर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पर होगा, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2 4 -5 और 1 -1, इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो क्या आएगा? चलो इसका गुना इसके साथ करो, तो 2 का गुना पहले किससे करेंगे? -1 से, 2 का -1 से। अब यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस, और यहाँ पर लगाना है आपको ब्रैकेट, -5 का गुना 4 से करेंगे, है ना। -5 इंटू 4, तो कितना आएगा? 2 इंटू -1 -2, माइनस माइनस प्लस, 520, तो आंसर कितना आएगा आपका? 18, है ना। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलो अब देखते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है? -1। ये भी आपको याद रखना है, जो कक्षा इसमें पढ़े हो, 11वीं में पढ़े हो, है ना। इमेजिनरी नंबर जो होता है। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको लॉग के बारे में, है ना। एक सूत्र लिख लेते हैं, चलो। जैसे आपका ये 1 log AB, और ये log BA, और ये 1, है ना। ये दिया हुआ है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में। देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो भाई इसका गुना पहले इससे करो, तो 1 एकम कितना आएगा? 1, हम 1 गुना 1, यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे, मतलब log BA इंटू log AB, है ना। 1 का गुना 1 के साथ करेंगे, इतना आएगा माइनस का माइनस, log AB गुना log BA, है ना। दोनों गुना करेंगे तो जी अब क्या आएगा? इसका कितना आएगा? 1। अब देखो इसका फार्मूला देखते हैं। ये B जो दिख रहा है इसमें, ये क्या कहलाता है? आपका आधार। और ये भी इसमें A क्या है? आधार। देखो आधार के ऊपर में, घात नहीं है ये, है ना। देखो ये दोनों देखो और इसको देखो, जब भी ऐसा आपका विलोम रहेगा, है ना। देखो यहाँ B है और यहाँ A है, और यहाँ A और यहाँ कितना है? B है। तो जब ऐसे केस होते हैं, है ना, तो ये क्या होता है? इसका आंसर 1 आता है। मतलब क्या? log XY प्लस इंटू log क्या? YX इक्वल टू होता है आपका 1। तो 1 - 1 कितना आएगा? आपका आंसर 0 आएगा, है ना। तो इसको आप अच्छे से याद रख सकते हो। आज हम देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा है कि -6 to 3 और ये m, है ना, इक्वल टू है आपका 12। अगर इतना है तो हमको क्या करना है? m का मान क्या करना है? ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन क्या है? सारणिक है, ऋण 6 2 3 और m, है ना, बराबर का क्या है? m है। तो m का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? मतलब m के जगह ऐसा क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। तो चलो जैसे सॉल्व करते हैं सारणी को, वैसे सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा? -6m, इसका गुना इसके साथ करेंगे, तो अब यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस 3 दूनी 6, और इक्वल टू में कितना है? 12। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ऋण का 6 और ऋण का 6 बराबर का 12, तो कितना आएगा आपका? दोनों से 6 कॉमन आ जाएगा, और ऋण भी 6, m माइनस यहाँ कितना आएगा? प्लस का 1 इक्वल टू 12। अब यहाँ से कितना आएगा? m + 1 इक्वल टू 12 बटा ऋण 6, मतलब यहाँ कितना आएगा? m + 1 इक्वल टू ऋण का 2, है ना। अब m उधर जाएगा, कितना आएगा? 1 उधर जाएगा, तो -1 - 2, m की वैल्यू कितना आएगा आपका? -3। आंसर कितना है? -3। अब रख के देखते हैं यहाँ, चलो यहाँ रखो कितना?
माइनस का 3 गुना करो, 6 तिया 18 है ना, ऋण गुना ऋण धन। अब 3 दूनी 6, बीच में क्या लगाते हैं ऋण, इसमें इसको हल करेंगे तो 12 आएगा ना, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। क्लियर, ओके। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, है ना। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है x+3, देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब क्या है बोला गया है, x जो है ना नेचुरल नंबर है ना, n का उपयोग हम लोग किससे करेंगे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर जो होता है एक से शुरुआत होती है ना, क्या होता है एक से। प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 ये है आपका क्या, प्राकृतिक संख्या है ना। तो x क्या है, नेचुरल नंबर, और इसको आपको सॉल्व करना है बोला, किसको, सारणी का है x+2 माइनस का 2 माइनस का 3x और ये आएगा आपका 2x इक्वल टू है आपका 8 है ना। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, x का। और x का मान किस में आया है बोला है, नेचुरल नंबर, मतलब x का मान अगर ऋणात्मक और धनात्मक आता है दो टने, तो वो कौन से मान को लेना है, धनात्मक वाले को। क्यों लेना है, क्योंकि x किसका अवयव है, नेचुरल नंबर का अवयव। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसका गुना पहले इसके साथ, मतलब x+2 का गुना किसके साथ, 2x के साथ। यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे, कितना आएगा, ऋण गुना ऋण धन। ये ऋण तो लगाना ही ना आपको, उसके बाद ब्रैकेट लगा करके इसका गुना करना है। तो ऋण गुना ऋण धन, 2 तिया 6 है ना, और x इक्वल टू कितना है आपका 8। यहाँ कितना आएगा, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x है ना, और ये ऋण का x इक्वल टू में कितना आएगा आपका 8 आएगा। इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर और ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x इक्वल टू 8 आएगा। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन आएगा दोनों से, तो कितना आएगा, यहाँ से 2 कॉमन, तो बचा कितना यहाँ x स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा x। दोनों से x भी निकाल सकते हैं क्या, देखो है ना, दोनों से क्या निकलेगा, 2 तो निकलेगा और साथ ही x भी निकलेगा। तो यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा -1 इक्वल टू कितना 8 है ना। तो यहाँ से 2 को उधर लेके जाओ, चलो तो 2 उधर जाएगा, कितना आएगा x -1 इक्वल टू कितना 8/2, मतलब कितना आएगा ये 4 आएगा है ना। तो हमारा आंसर कहाँ तक आया आपका, x -1 इक्वल टू 4। इसको गुना करो, चलो x स्क्वायर माइनस x माइनस का इक्वल टू 4 आएगा इतना। इसको इधर लाओ, चलो x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस कितना, यहाँ से कितना आएगा, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ इतना है। क्लियर ना, ओके। ऐसा क्वेश्चन है, मैं कहीं मिस्टेक्स किया हूँ, ऐसा क्यों लगता है मेरे को, हम लोग कहीं मिस्टेक्स किए हैं क्या, x+o हम लोग क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं, हम क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं है ना। तो चलो यहाँ क्या है क्वेश्चन में, x+3 है, क्लियर। यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा आपका 6 आएगा है ना। तो चलो इसको मिटा देते हैं, मिटाएंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से ये और ये कैंसर, तो कितना 2x स्क्वायर इक्वल टू 8 है ना। यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 8/2, मतलब यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 4 है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, +-2 आएगा, क्योंकि कैसे करेंगे इसको, जब रूट को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, +-4 आएगा। तो यहाँ से कितना है, x इक्वल टू +-2, इसका मान कितना होता है 2 है ना। देखो एक बार +2 आया, एक बार -2 आया, लेकिन आपको कौन सा वाला लेना है, x किसका आया बोला है, नेचुरल नंबर का। तो हमारा आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा। समझ आया ना आपको कैसे सॉल्व करना है, क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, एक आता और क्वेश्चन है, चलो मैं आप लोग जो है उसको सॉल्व कर ही सकते हो, मैं m का मान जो है उसको निकालने वाला क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन है जैसे आपका 3m
4 5 3m 4 5 इक्वल टू है आपका 3, है ना। यहाँ से आपको m का मान निकालना। चलो कितना है, 5 दिया 15, बीच में क्या लगाना है, ऋण। 4 गुना m करेंगे तो, है ना, 4 का m इक्वल टू 3। अब इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लाओ, तो कितना आएगा, 15 ऋण 3 बराबर, तो कितना आएगा, आप एरो वगैरह लगा लेना, है ना। 4m, यहाँ कितना आएगा, 12 इक्वल टू 4m, यहाँ से m की वैल्यू कितना आएगा, 12/4, मतलब आपका 3 आएगा। समझ आया ना आपको कैसे करना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन है आपका, इसको मैं और बता देता हूँ। कॉस है आपका, इसको आप लोग बना लेना, है ना, और नहीं बनेगा तो कमेंट्स करना, है ना। साइन का 15, उसके बाद है कॉस का, सॉरी यहाँ पर है साइन का, साइन है क्या है, हाँ ठीक है, साइन 75, और यहाँ है कॉस 15 है, 75 होना चाहिए, ओके 75, है ना, 75। तो आर इक्वल टू में आपका 0, ये आपको प्रूफ करना है ना, ये क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे प्रूफ, इसका गुना इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ करोगे, फिर कुछ परिभाषाएं आती है, उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। बनाना नहीं बनेगा तो कमेंट्स करना या मेरे नंबर में कॉल कर लेना, है ना। तो ये हुआ आपका सारणी का जो लेक्चर है, इंट्रोडक्शन, वो, है ना। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ क्वेश्चन और लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कोटि 3 का जो सारणी को याद रखना, कोटि 3, है ना, 3x3 कोटि का सारणी कैसा कभी भी नहीं बोलना है, समझ आया। आयु कैसे बोलेंगे, 3x3 कोटि का अवयव है, 2x3 कोटि का, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सारणी का जो केस है ना, उसमें क्या बोलेंगे, या तो 2 कोटि का, 3 कोटि का, 4 कोटि का, ऐसे ही हम उसको बोलेंगे, है ना। 2x2 कोटि का या ऐसा कुछ बोलने हम उसको नहीं बोलेंगे, है ना। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मेरे नंबर में मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप में डायरेक्ट कमेंट, सॉरी यूट्यूब में डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं ना। हमारे वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों के लगातार ऐसी, है ना, वीडियो अपलोड करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि कक्षा 12वीं की, है ना, सारे लेक्चर्स हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर कंप्लीट करने में लगभग हमें 9 दिन लगा है ना, 9 लेक्चर्स में हम कंप्लीट किए, 9 दिन ना समझ करके हम लोगों ने उसको आधा घंटा का वीडियो था, 9 दिन तक बनाया उसको, है ना। और लगभग 4.5 घंटा आप समझ सकते हो उसको, है ना। तो एक चैप्टर को आपको 4.5 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है वीडियो देख करके। उसके बाद अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, हमें उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे, है ना, और इसी तरह से अच्छा करेंगे। तब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पुनः एक बार प्लीज़ हमारे लिए सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।